नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 3 राज्य और 3 नए चेहरे और 3 नए चेहरों के साथ 6 और चेहरे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुराने पर नहीं नए पर बीजेपी ने दांव खेला है। मुख्यमंत्रियों के चयन में समय लगा। विरोधी यही सोच रहे हैं, आखिर मोदी जी खोज क्या रहे हैं। मोदी अमित शाह की रणनीति को समझना सबके बस की बात नहीं है। किसी को भी पीएम मोदी और अमित शाह का मास्टर प्लान नहीं मालूम था। हर कोई अपने मुख्यमंत्री का नाम जानने के लिए उत्सुक था। उस नेता को भी शायद नहीं मालूम था कि सीएम बनने वाले हैं। ऐन वक्त तक सस्पेंस बरकरार रखा। विधानसभा चुनाव तो सिर्फ झांकी है, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बाकी है। मोदी ने नई हैट्रिक बनाकर 2024 में एक बार फिर से जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है। बीजेपी आलाकमान के मैसेज क्लियर है, भविष्य की राजनीति की नई पीढ़ी ही लीडर है और 2024 में एक बार फिर से नई पीढ़ी लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत दिलाएगी। यानी विष्णु, मोहन और भजन ही 2024 का विजन है। बात आज किसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक उमेश गोटेवाला जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। शुरुआत उमेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चुनाव आपने देखे राजस्थान में, बड़े बड़े फैसले देखे हैं आपने, और लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान में फैसला लिया गया मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्या वाकई में सस्पेंस लास्ट तक बरकरार रखा और एक नई पीढ़ी को मौका देने की ही ये कवायद है, नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश है? इस फैसले को कैसे देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ इन तीनों प्रदेशों के चेहरों को लेके कि अभी हाल ही में आपने सभी ने देखा है जी कि लोकसभा और राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी महिला आरक्षण बिल लेकर के आए थे जी, और सर्वसम्मति से वो बिल राज्यसभा में भी पास हो गया और लोकसभा में भी पास हो गया। परंतु इन तीनों राज्यों में वो बिल पास नहीं हुआ। अगर ये तीनों राज्यों में बिल पास होता तो इन तीनों चेहरों में से एक चेहरा किसी महिला मुख्यमंत्री का नजर आता। एक भी चेहरा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने 15 लाख का जो जुमला दिया था, उसी हिसाब से ये महिला आरक्षण बिल भी एक जुमलेबाजी में तब्दील होकर रह गया। ठीक है, लेकिन राजेंद्र आर्य जी, अब जबकि सीएम का चेहरा कौन है वो सामने है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 2023 के लिए फैसला किया गया है, लेकिन ये विजन 2024 का है, यानी लोकसभा इलेक्शन। देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं इन विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, तब एक बहुत तेजी से एक वाक्य प्रचारित हुआ था कि मोदी की गारंटी है। तो आप देखिए आज हमने जो देश की सर्वोच्च संसद है उसके ऊपर जिस तरीके से मतलब अपराधियों ने हमला किया और जिस तरीके से जो तांडव मचाया, और उसके बाद में जो हमने सुरक्षा में अफरा तफरी और सेंधमारी देखी, उसके बाद आपको पता चल गया कि क्या गारंटी है। आपने कहा कि मोदी जी ने जीत की स्क्रिप्ट लिखी। अब स्क्रिप्ट लिखी और आपने संसद के अंदर आज का जो हश्र देखा, हमारे जो माननीय है वो किस हालत में थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 तारीख को परिणाम आ गए थे श्वेता जी। आज तारीख है 13, ठीक है। कल परसों माननीय मुख्यमंत्री हमारी यहाँ से शपथ लेंगे। मुझे उनकी मंशा पे किसी पे भी कोई शक नहीं है, लेकिन 3 तारीख से बाद से लगातार मैं देख रहा हूं कि जो इस प्रदेश का जो गरीब आदमी है, जो चिकित्सा अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है, वो चिरंजीवी का रजिस्टर्ड है, कर्मचारी है, आरजीएचएस का कर्मचारी है या जो भी है, उनको जिस तरीके से, देखिए सरकार बदलती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती है, लेकिन जिस तरीके से चीजों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, मुझे उनकी माननीय मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं उनकी मंशा पे शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके का इन 10 दिनों में हमने हाल देखा है चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर, तो हमें क्या हाल देखा, भाई आज दवाइयां नहीं मिल रही है, चिरंजीवी का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो यहां पर मैं
आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे माननीय जीते हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, उस प्रदेश की जनता से जो पीड़ित है, गरीब है, मजदूर है, जो रोगी है, वो अगर अस्पताल जा रहे हैं तो कृपा करके एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया जाए कि ये चिरंजीवी के अंदर कोई भी इलाज कराने आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरजीएचएस में कोई भी कर्मचारी जा रहा है या पेंशनर जा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज ये सरकार बदली है, जनता ने जनादेश दिया, लेकिन जो आहट हम देख रहे हैं ना, वो आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी है। लेकिन अभी शपथ नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ मैंने आपको कहा ना कि प्रशासन एज इट इज रहता है, चिकित्सा विभाग वही है, आपका और भी जो विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। अरे भाई, आप जो खबरें अखबार में तो खबरें आ रही है ना, आप भी मीडिया को कवर करते हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं खबर आ रही है साहब पोर्टल नहीं चल रहा, कहीं आरजीएचएस की दवाइयां नहीं दी जा रही है, कहीं पे ये नहीं साहब भुगतान नहीं। अरे भाई, आप इन चीजों को दुरुस्त कीजिए ना। 10 दिन का समय कम नहीं होता। कोई मरीज अगर अस्पताल में जा रहा है तो वो इंतजार नहीं करेगा कि उसकी सांसें कितने घंटों की है, कितने मिनट की है। तो यहां पर इस तरीके की जो हमारे पास में सूचनाएं आ रही है वो वास्तव में चिंताजनक है और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। ठीक है, ये जो दिक्कतें हो रही है उसका जिक्र किया अभी राजेंद्र आर्य जी ने। हमारे साथ डॉक्टर निमिषा गौड़ भी जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है निमिषा जी आपका। देखिए निमिषा जी, सवाल तो यही था, जो हमारा मुद्दा भी है कि ये जो सिलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री को लेकर, जो चेहरे सामने आए हैं, जो पसंद बने सबकी, जिन्हें कमान राज्यों में सौंपी गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान की भी हम बात कर रहे हैं, ये 2024 का विजन है और इसी के तहत नई लीडरशिप को मौका देने की कोशिश है। क्या यही बदलाव बीजेपी चाहती है? जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पर संपूर्ण ऐसे आंतरिक लोकतंत्र है और सभी के दायित्व बदलते रहते हैं, भूमिका बदलती रहती है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वो सदैव रहता है। और इसी आधार पर आप देखिए कि हमारे 3 बार संगठन मतलब हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारे साथ महामंत्री रही हैं वो भी, और सांसद रही हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इसी तरह से दूसरे उप मुख्यमंत्री जी बनाए गए। तीनों राज्यों में यही हुआ है। तो दायित्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सांस्कृतिक सुंदरता है, उसी का अभिन्न हिस्सा है कि नियमित उपलब्ध रहने वाले संयमित कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री है। पूरे राजस्थान का माहौल देखिए, हर व्यक्ति इसमें को जुड़ाव महसूस कर रहा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि संगठन के साथ वो लगातार जुड़ के सभी को जोड़ते रहे, कार्य करते रहे और विपक्ष में रहते हुए बहुत ही प्रखर भूमिका के साथ में आप सबके सामने रहे। तो इसी आधार पर भाजपा का निर्णय सबको स्वीकार्य है, क्योंकि एक संगठन का समर्पित कार्यकर्ता 24 घंटे में से मैं कहूं कि 20 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति आज राजस्थान के मुख्यमंत्री, नई पीढ़ी मध्य प्रदेश के ये तो मैसेज दे दिया गया है जी। विरोधी चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन जो भी सवाल राजेंद्र आर्य जी ने उठाया कि चिकित्सकीय सुविधाएं, योजनाएं, जो फायदा आमजन के लिए पिछली सरकार ने दिया था वो अब नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, और ये अभी शपथ भी नहीं हुआ, उससे पहले के यह हालात है, इस पर जरा क्या जवाब? देखिए श्वेता जी, ये बेईमानी प्रवृत्ति जो रही है कांग्रेस की, वो फिर से चालू हो गई। राग अलापना पिछले 3 महीनों से, मैं कहूंगी आज से नहीं, पिछले 3 महीनों से वृद्ध जनों की पेंशन बंद कर दी है। आरजीएचएस का पेमेंट मैं कह रही हूं, आप अपने चैनल पे लाइव दिखाइए, आप उठा के देखिए पिछले 20 दिन पहले के, महीने भर पहले के, वो आरजीएचएस की पेमेंट पिछले 6 महीने से नहीं हो रहे। अस्पतालों में अवरुद्ध हो गया है। कर्जा लेकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सोने की ईंटें बनाई है, कैश जो है लॉकर में रखा है, और लेकिन ये पेमेंट वेलफेयर स्कीम सिर्फ थोती कागजों में थी, नहीं, लेकिन एक जवाब कुछ उसके बाद श्वेता जी परिवर्तन के साथ में आप ये मान के चलिए, अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया है, बड़ा दम भर के आ रहे हैं कि एनआईए में मैंने रिकमेंडेशन दे दी, गोगामेडी की जो हत्याकांड हुआ उसके ऊपर तो पकड़े गए ना, आपकी सरकार में तो खुलेआम घूमते थे। तो अभी राजस्थान की सुचारू व्यवस्था होगी, सुशासन का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। निश्चित तौर पर सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, धरातल पर होंगी, कागजों में नहीं होंगी। जितने कॉन्फिडेंस से आप बात कह रही हैं वो भी धरातल पर वैसे ही नजर आए निमिषा जी। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, जैसा भी मैं बीच में मैडम की बात काटूंगा, जैसा मैडम ने कहा कि खुलेआम घूम रहे हैं, उसका तो दृश्य आज सुबह लोकसभा सदन के अंदर देखा गया है। ये किस बात की बात कर रहे हैं?
त्वरित जो बड़ी कार्रवाई नहीं सेंधमारी देखी आपने? क्या? बड़ी सेंधमारी क्या कार्रवाई हुई? देखिए त्वरित कार्रवाई देखी, पकड़ा गया है उनको। कार्रवाई होना और आज ही किसी सांसद 22वीं का लेटर कार्ड लेकर आज के ही 22वीं दरगाह में आ जाना और श्रद्धांजलि उसके बाद में कार्यक्रम देखिए, था 22वां 2001 में भी हुआ घटनाओं में आई, और 2023 में आज हो गया। लेटर पैड लेकर के इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी देश के लिए? शर्म तो आती है मुझे। आज भारत के अंदर उमेश जो जी, स्थितियां निमिषा विपक्ष जी, के द्वारा पैदा की जा रही निमिषा है, जी, शर्म आती है हमें। निमिषा अच्छा, जी, विपक्ष के देखिए, द्वारा पैदा नहीं, मतलब निमिषा जी, 10 साल देखिए, में बड़ी ये चूक विपक्ष है। कोई कोसेंगे, ये चूक है, इसे तो अपने मानना आप की पड़ेगा। कोई हम संसद के जिम्मेदारी अंदर बात स्वीकार कर नहीं रहे हैं, करेंगे। के मुद्दे पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने निमिषा भी इस पर- जी, बिल्कुल इसकी निमिषा जी, नैतिक इस जिम्मेदारी अभी तक किसने सुरक्षा- ली है, ये बताया सुरक्षा जाए। की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश की जनता की लेटर सुरक्षा पैड की पर बात करते दरगाह में हैं, आकर के जंप देश की करना। सुरक्षा अब मैं की बोल दूं जनता की भाई, बात करते हैं। बोल दूं। मैं पहले तो, बोल रहा हूँ ये कि जो आज की स्थितियां हुई इतनी है, बड़ी लोकसभा अध्यक्ष जी ने शर्मसार स्वीकार किया है और जो सुरक्षा घटनाक्रम में हुआ इसकी चूक नैतिक होना, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अनैतिक तरीके से अपराधियों को खुली छूट देने में बहुत अंतर है। अच्छा। और ये स्वीकार किया गया है और त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों में डाला गया है। निमिषा जी, देखिए, कोई दर्शक भी दरगाह में सरकार बैठे थे। अपराधियों को तो खुली छूट देना चाहेगी नहीं कि आप देखिए, अपराध आपने करो राजस्थान और में वो सब देखा है हमारे श्वेता सर जी, पर आए कि हमारी राजस्थान सरकार में में देखा है आपने। देखिए, जानबूझ के कोई नहीं होता विधानसभा है, लेकिन के अपराध अंदर होते हैं, लेकिन लगाम नहीं लगाई जाएगी तो सवाल 2,500 तो इनामी सरकार से पूछी जाएगी, फिर वो किसी की भी सरकार 2,500 है। इनामी लेकिन अपराधियों को निमिषा जी, पकड़ा मुद्दे नहीं पे आते सरकार हैं। ने। देखिए, मुद्दे पे आते हैं, हम जिस पर बात कर रहे हैं हम उस पर बात करें तो बेहतर है क्योंकि वक्त बहुत ही लिमिटेड होता है। उमेश गोटेवाला जी, बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे मुद्दे अगर हम संसद की बात कर ले या दूसरे घटनाक्रम की, लेकिन हम क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमारे लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि परसों शपथ ग्रहण भी होना है। गोटेवाला जी, ये जो बदलाव या जो स्ट्रैटेजी रही है इसे कैसे देखेंगे? ये जो नई लीडरशिप की बात कही जाती है, क्योंकि कहा यह भी जाता रहा है, फिर कांग्रेस में भी बातें ये कही जाती है कि युवाओं को हम मौका देंगे, उतने मौके मिले नहीं, महिलाओं को हम मौका देंगे, वादे दोनों तरफ से बराबरी कैसे ही किए गए, नए चेहरों को मौका देंगे, इस पर क्या कहेंगे? महिला ही है। हाँ। मैं इन्हीं को पूछना चाह रहा हूँ, इन्हीं के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ जी। कि मोदी जी और अमित शाह जी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लेके आए थे, उन आरक्षण बिल का इस विधानसभाओं में क्या असर देखने को मिला कि तीनों स्टेटों में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। भाई जवाब दे दूं आपको, आप सुनेंगे? एक भी महिला मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है सामने। आपने प्रश्न उठाया, जवाब दे दूं, धैर्यपूर्वक सुनिएगा आप। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर महिला वोट प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है और अन्य राज्यों की बात करूं वहां पर भी वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्थान की महिलाएं बड़े सीमित दायरे में रहती हैं और बढ़ चढ़ के वोटिंग परसेंटेज करीब 80 सीटें तो ऐसी हैं जहां 80% से ज्यादा आरक्षण वोटिंग हुई है। अब रही बात लीडरशिप की, यहाँ पर लीडरशिप जो है नीचे से लेकर के अपर लेवल तक उसकी खुद के सशक्तिकरण के माध्यम से थोपी हुई लीडरशिप नहीं होती है। आपने बहुत ढिंडोरा किया पंचायती राज स्तर पर, निश्चित तौर पर एक पहल थी, लेकिन आज भी उसी के साथ कांग्रेस सरकार ने जन्म दिए वार्डपति, सरपंचपति, जिस प्रथा को तोड़ने में आज तक ऐसी व्यवस्था है, जिस जकड़ी हुई व्यवस्था है पंचायती राज स्तर पर, जिसपे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो एक सशक्त महिला, एक समृद्ध महिला और एक अनुभवी महिला अपने आप में महारत हासिल करेगी। और आप देखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रमाण है। अभी भी आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया कि उम्मीद तो थी और होता तो और बेहतर होता। देखिए, सब प्लस है, लेकिन और कहते हैं कि डबल प्लस होता है। देखिए, डबल प्लस है श्वेता जी, अगर एक महिला, देखिए सवाल तो उठे, डबल प्लस है। हमारी आदरणीय, हमारी जो दिया कुमारी जी हैं, वो हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी है, तो डबल तो है ही। आज पूरा राजस्थान उनको सम्मान दे रहा है। कोई संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है और निश्चित तौर कहीं भी कोई देश में संवैधानिक पद नहीं है, जनता वो कैबिनेट मंत्री का पद कहलाया जाता है। और आदरणीय हमारी उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री का मैडम आप खुद आवाज है वो। राजेंद्र आर्य जी, बोलिए। बिल्कुल राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि महिलाओं को मौका देने की बात है, युवाओं को, नए चेहरे को यहाँ पर मौके दिए गए, ये अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ कहा नहीं गया है, वो किया गया है। लेकिन महिलाओं का जब जिक्र होता है तो उस दायरे में, उस रेशियो में चीजें नजर नहीं आती है ग्राउंड में, फिर कोई भी पार्टी हो। राजनीति में ऐसा क्यों? श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि 24 महिलाओं को हमने राजस्थान में टिकट दिए थे, भाजपा ने 20 ही दिए थे, तो हमने 4 प्रत्याशी ज्यादा उतारे थे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। दूसरा, ये इसका जवाब नहीं दे पाई कि 3 राज्यों में से एक भी महिला मुख्यमंत्री में। आपने देखा होगा
होगा जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने कल जो हंगामा किया वो आपने देखा, किस तरीके से वसुंधरा जी किस तरीके से नाराज है। आने वाले समय में इनके लिए रास्ते आसान नहीं है। ये पूरी तरीके से आज 3 जातियों को साध लिया, अब बाकी की जातियों का क्या करोगे आप? राजस्थान के अंदर तमाम जातियां हैं, सबके साथ में आपने जातिवाद का कार्ड खेला ना तो वो आपके गले की फांस बनेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपने मेरिट पे फैसले नहीं लिए, आपने जिस तरीके से लोगों को आज अनुभव का और युवाओं का कोई समन्वय नहीं है। आप बताइए इस प्रदेश के अंदर कितने सारे युवाओं का स्वागत है, मानता हूं मैं, लेकिन अनुभवी लोगों को भी हम एकदम से खारिज नहीं कर सकते। जिस तरीके से खारिज किया गया और आज यहाँ पर ये आके पीछे लाग लापने लग जाती है, इनसे पूछा तो जाए कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। आपने ये बात जो कही कि जो अनुभवी लोग हैं उनको इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन नया को जब मौका देंगे तो अनुभव तभी तो उनके साथ देखिए मैं फिर श्वेता जी आपको ये कहूंगा कि ये होता है समन्वय, संतुलित होता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप इस ऑफिस को सिर्फ नए लोगों से चला सकते हैं? क्या आप इस ऑफिस को नए लोगों से चला सकते हैं? अनुभवी लोग भी चाहिए ना, अनुभवी लोग भी चाहिए, उम्रदराज लोग भी चाहिए जिनके पास तजुर्बे हो। लेकिन यहाँ पे ये 5-5 पर लगातार जीत के आने वाले भी विधायक हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। मेरे को एक बात बताइए श्वेता जी, क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गया। जो जयपुर संभाग के अंदर से तीनों के तीनों ले लिए। आज राजस्थान कितना बड़ा है, हाड़ौती है, मेवाड़ है, बीकानेर है, आपका मारवाड़ है, वागड़ है, तमाम पूरा राजस्थान दूर दूर तक फैला पड़ा है। एक कोने से दूसरे कोने 800 किलोमीटर होता है। आपने सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में पूरी सरकार चुन ली, शीर्ष नेतृत्व चुन लिया। आप पूरे राजस्थान का क्या ख्याल रखोगे? आपका तो दिख गया ना, आपकी नीयत पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आपने सत्ता को 50 किलोमीटर में केंद्रित कर दिया, जबकि राजस्थान की जो रेडियस है ना 750 इनकी हालत दिवालियापन हो चुका है। दिवालियापन तो आपका है जो आप जवाब ही नहीं दे पा रही, आप महिलाओं पे जवाब नहीं दे पा रही, देखिए क्षेत्रीय संतुलन पे जवाब नहीं दे पा रही, आप देश की सुरक्षा के जांच जवाब नहीं दे सकती। आप शांत हुए, तब मैं सुनिए ना, कौन सा जवाब आएगा? इससे कोई जवाब ही नहीं है। निमिषा जी सुनिए, महिलाओं के साथ निमिषा जी पूरी गरिमा रखते हैं, आपका पूरा आदर है, लेकिन आप जवाब देने की वो तो रखे, आपके पास कुछ जवाब हो तो। 35,000 बच्चियों को जवाब ही दिया था आपने, 35,000 बच्चियों के साथ में बैठे। देखिए छोटी बच्चियां और आप कहते रहे कि झूठे केस है। ये बच्चियां जवाब दे चुकी हैं आपको, राजस्थान की आधी आबादी जवाब दे चुकी है। दिल्ली की खिलवाड़ हो गया और आप यहाँ पे अपने गाल बजा रहे हैं, अच्छी बात है। दिल्ली की बालिकाएं भी गाल तो आपके बच गए, राजस्थान की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया आपको। निमिषा जी एक मिनट सर, निमिषा जी देखिए, आप जो बार बार ये कह रही हैं कि रास्ता बाहर का दिखा, देखिए जब चुनाव होंगे अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, हार भी 69 सीट जीत कर आए हैं, तो ऐसा भी कोई मजबूत विपक्ष के तौर पर ये सामने है। काम अच्छा होगा और अगर कुछ कमियां होंगी तो जवाब यही मांगेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए निमिषा जी, जब सवाल हो तब उसका जवाब भी दीजिए। महिलाओं के मुद्दे पर नहीं तो सिर्फ महिला का मुद्दा नहीं है, अभी सिर्फ महिला का मुद्दा नहीं है कि हम हुई है, इस ऐसे लिख डाले, निबंध डाले, गरिमा को बिकने दिया। उमेश गोटेवाल की बच्ची, मूंगफली बच्ची, दौसा की बच्ची, करौली, निमिषा जी और महिलाओं के साथ खिलाड़ियों के साथ नहीं करूंगी। निमिषा जी, महिला की सिर्फ बात करके सिर्फ महिला ही है ऐसा नहीं कहूंगी। पूरा समाज सिर्फ एक महिला से नहीं बनता, हमें सबको साथ लेकर चलने की जो बात की जाती है तो बिल्कुल शब्द नहीं बोलेंगे। अरे तो ये प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुश्किल क्या है, किस पे बात कर रहे हैं, एक किसी पे जवाब तो आपसे नहीं बन रहा है। जवाब जब 6 साल की बच्चियां दरिंदी तो आपने क्या किया? देखिए 35,000 बच्चियों के साथ देखिए सवाल बनता है। अब सत्ता में है, आपको उस हिसाब से तैयार कार्रवाई होकर जवाब देना है इनको। आप देखिएगा जो खड्डे में करने गए कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था तो देख ली ना, देश की संसद के अंदर जो खिलवाड़ हुआ, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, बताइए ना। कानून व्यवस्था देख ली हमने, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है देश की राजधानी का और सर्वोच्च संसद का। आप सर विश्लेषक खुला हवाई फायर होते रहे, देखिए उमेश गोटेवाला जी घूमते रहे। मैं मैडम की
सड़क से मैं लेकर मैडम के की बात पे विधानसभा तक अपराधियों को बेचते रहे। यहाँ पर कभी यहाँ पर हथियार नहीं बिके थे खुल्लम खुल्ला। भाजपा सांसद के रेफरेंस से उनका जो ये अपराधी है उनका पास भाजपा सांसद के रेफरेंस से बना है। आप सोचिए, इनसे पूछिए, जवाब पूछिए, भाजपा सांसद को निष्कासित करेंगे क्या लोकसभा अध्यक्ष? आप बताइए, लोकसभा अध्यक्ष उस भाजपा सांसद को निष्कासित करेंगे क्या जिसके रेफरेंस से वो उनका पास बना था? राजस्थान नहीं भूलेगा। यही नारे लगाने चल रहे निमिषा जी, आप बात सुनिए। सुरक्षा मांगते रहे कन्हैया लाल। कांग्रेस की सरकार मस्त रही अपने भ्रष्टाचार के चूर में। जी एक मिनट, आप दूसरों को एक तो सुनिए भी और उनको मौका भी दीजिए, जवाब तक देंगे। सुनिए, आप सुनिए। मैं मैडम की बात का जवाब दे दूं। बात दे नहीं, ठीक है। मैं मैडम की बात का जवाब दे दूं। सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगी। अच्छी बात और है। हर दिन सुशासन की सुशासन का नया इतिहास रचेगा राजस्थान। लोकसभा सांसद उमेश जी, उमेश जी, जो भाजपा के सांसद है जिसके रेफरेंस से वो उमेश जी, मैं मैडम ये बात सुनने की भी साथ रखें। हाँ, एक मिनट सुनने का भी साथ रखें। आपका जैसा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि हमने प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की है, मैं ये कहता हूं कि प्रचंड बहुमत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता 170 से 180 सीटों का दावा कर रहे थे, 170 180 का। और मोदी जी पूरे राजस्थान में, मोदी जी केंद्रीय गृह मंत्रिमंडल, देखिए ये हमारी चर्चा के विषय पूरा क्या फर्क को पड़ेगा इससे? कहने का मतलब यह है कि आज बोल दे दीजिए, आज सब ये कहते हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पे जीत के आए हैं, मोदी जी के चेहरे पे जीत के आए हैं, मोदी जी के चेहरा, मोदी जी का चेहरा, गारंटी पर मोदी जी का चेहरा राजेंद्र सिंह राठौर जी के साथ नहीं था क्या? सतीश पूनिया जी के साथ नहीं था क्या? रामलाल शर्मा जी के साथ नहीं था क्या? और यहाँ तक कि नरपत सिंह जी राजवी जो चित्तौड़ से राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी के एरिया से जमानत जब्त करा के आ गए। कहते रह गए कांग्रेस के कि हमारी गारंटी है, लेकिन जालोर के सांसद जमानत जब्त करा के आ गए। को वह विश्वास। अच्छा ठीक है, एक सवाल जालोर के सांसद देवजी पटेल, ठीक है, देवजी पटेल सांसद जमानत जब्त करा के आए हैं। एक मिनट राजेंद्र जी, देखिए बीजेपी की बात करें, देवजी पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, नरपत सिंह जी राजवी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, हमारे यहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे। कांग्रेस का विजन क्या है 2024 आ रहा है? आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में हर तरह निमिषा जी एक मिनट, सवाल का जवाब। हाँ राजेंद्र जी, सवाल यही कि देखिए 2024 का विजन लेकर बीजेपी चल रही है, इस 23 के परिणामों को ऐसे देखा जा रहा है, इन फैसलों को देखा जा रहा है। कांग्रेस का विजन 2024 को लेकर क्या है? क्योंकि हार के बाद ऐसा नहीं कि अब आगे लड़ना नहीं है या लोकसभा चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, तो फिर उस पर हम बात करें, क्योंकि भविष्य पर भी बात करना जरूरी है। अपनी पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर दूं कि 5 राज्यों में हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े और हमें पूरे 5 राज्यों में भाजपा से करीबन 10.5 लाख अधिक वोट मिले। राजस्थान के अंदर हमारा वोट मतलब 1 करोड़ 65 लाख भाजपा को मिला, 1 करोड़ 56 लाख के करीब हमें मिला, तो 9 लाख का फर्क रहा। तो 2% का फर्क था और वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जो हमने कमियां रखी उन पे हम काम करेंगे और आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा चुनाव है हम पूरा देंगे। ये जिस तरीके से इन्होंने 3 राज्यों में जातिवाद का कार्ड खेला ना, कि वहां पे आदिवासी, वहां पे मतलब क्या बोलते हैं ओबीसी, और यहाँ पे इन्होंने मतलब ब्राह्मण को बनाया, तो ये कार्ड इनको वापस गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में तमाम जातियां, पूरे देश में चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम जातियां अगर जाति कार्ड खेलोगे तो आपको जातियां अपने तरीके से जवाब देंगी। कोई नाराज होगा तो कोई राजी होगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए मोदी की नई हैट्रिक है और ये लोकसभा की जीत के लिए ट्रिक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। उससे पहले 2023 के परिणामों को देखा जाता है, रिफ्लेक्शन माना जाता है कि 2024 में क्या होगा। अब ये जो फैसले लिए गए हैं इस जीत के साथ ही नए चेहरों को, नई लीडरशिप को, तो ये मैसेज साफ तौर पर है कि नई लीडरशिप यहाँ पर तैयार की जा रही है, नए मौके दिए जा रहे हैं और यहाँ विकास और युवा महिला जिनको मौका देने की बात की जा रही थी वो तस्वीर सामने आएगी। बदलाव की बात कही जा रही है, हालांकि देखना यह होगा कि इन फैसलों का असर कितना होता है आने वाले वक्त में इन तीनों राज्यों में, साथ ही 2024 के परिणामों में भी
क्या ये सफल और सार्थक साबित हो पाएंगे, ये भी बेहद अहम रहेगा। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।